हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 6 के साहित्य चिंतन के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ही वीडियो में। तो चालू करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, साहित्य के स्वरूप संबंधी किसी एक दृष्टिकोण का विस्तृत विवेचन कीजिए। ठीक है, तो इसका जो उत्तर है, हमें उसमें पहला प्रस्तावना हमें समझना है। साहित्य का स्वरूप क्या है, इस पर समय समय पर अनेक विचारकों और आलोचकों ने अपने अपने दृष्टिकोण रखे हैं। और साहित्य केवल मनोरंजन का साधन है या समाज सुधार का, ये पूछा गया है। क्या ये केवल कल्पना की उड़ान है या यथार्थ का चित्रण। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर देने के लिए विभिन्न साहित्य दृष्टिकोण विकसित हुए हैं। इनमें से एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है अभिव्यक्तिवादी दृष्टिकोण, जिसे अंग्रेजी में एक्सप्रेशनिज्म कहते हैं। अभिव्यक्तिवादी दृष्टिकोण का अर्थ क्या है? अभिव्यक्तिवादी दृष्टिकोण के अनुसार साहित्य लेखक के अंतर आत्मा की गहराई से निकली हुई भावनाओं की अभिव्यक्ति है। यह दृष्टिकोण मानता है कि साहित्य समाज या वस्तु की नकल नहीं करता, बल्कि वह लेखक के भीतर के भाव, अनुभव, कल्पना और संवेदना का सृजनात्मक रूप है। जो हमारा तीसरा पॉइंट है, इस दृष्टिकोण की प्रमुख विशेषताएं बताइए। ठीक है, जो हमारा उसका तीसरे का पहला है, कवि लेखक के अंत आत्मा व्यक्ति मुख्य केंद्र है। लेखक अपने मन के भीतर की बातों को, अपनी भावनाओं और अनुभूतियों को कविता, कहानी, उपन्यास आदि के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। दूसरा हमारा, साहित्य का संबंध ब्रह्म यथार्थ से नहीं, आंतरिक यथार्थ से होता है। साहित्य समाज की घटनाओं की नकल नहीं करता, बल्कि लेखक की अंतरात्मा में जो कुछ घटित है वही साहित्य बन जाता है। कल्पना और संवेदना को महत्व। अच्छा, इस दृष्टिकोण में लेखक की कल्पना शक्ति और उसकी भावनाएं ही साहित्य का मूल स्रोत होती है। वह जिस तरह से किसी वस्तु को देखता है वही महत्वपूर्ण है। व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल। लेखक को पूर्ण स्वतंत्रता होती है कि वह अपने अनुभवों और भावों को जैसे चाहे वैसे व्यक्त करे, चाहे वह समाज की मान्यताओं से मेल खाता हो या नहीं। पांचवा, रचनात्मक का महत्व। अभिव्यक्तिवादी दृष्टिकोण में रचना केवल जानकारी देने के लिए नहीं होती, बल्कि वह एक नई सृजनात्मक दुनिया रचती है जो पाठक को भावनात्मक रूप से प्रभावित करती है। और प्रमुख विचारकों के विचार। मैथिली शरण गुप्त हैं। उन्होंने कहा, काव्य वह है जो हृदय की भावनाओं की उत्तम अभिव्यक्ति हो। दूसरा, मैथ्यू एरनोल्ड ने कहा है, साहित्य जीवन की आलोचना नहीं, आत्मा की पुकार है। ऐसे ही करके आपको पेपर में लिखना है, उससे आपके एक मार्क्स भी नहीं कटेंगे। फिर जो हमारा एरिस्टोटल, हिंदी में अरिस्टो और इंग्लिश में एरिस्टोटल, और इन्होंने क्या कहा, कला का कार्य वस्तु की खूबाओं नकल करना नहीं, बल्कि उसमें कुछ नया जोड़ना है जो कलाकार के दृष्टिकोण को दर्शाए। उदाहरण में देखो, पहला जो हमारा महादेवी वर्मा की कविताएं। उनकी कविता मैं नीर भरी दुख की बदली अभिव्यक्तिवादी दृष्टिकोण का श्रेष्ठ उदाहरण है, जिसमें उन्होंने अपनी पीड़ा, करुणा और अकेलापन की भावनाओं को आत्म से जोड़कर व्यक्त किया है। फिर जयशंकर प्रसाद का नाटक स्कंदगुप्त, इसमें लेखक ने अपने देश प्रेम और संस्कृति गौरव की भावना को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में आत्मिक रूप से व्यक्त किया। इस दृष्टिकोण की सीमाएं नुकसान। समाज से दूरी बन सकती है अगर केवल लेखक की भावना को प्रधान माना जाए, तो साहित्य समाज की समस्याओं से कट जा सकता है। दूसरा, यथार्थ का अभाव। अभिव्यक्तिवाद में कई बार कल्पना और भावना इतनी हावी हो जाती है कि यथार्थ दिखाई ही नहीं देती है। फिर तीसरा, जो पाठक की उपेक्षा। लेखक अपनी बात कहता है,
लेकिन पाठक उससे जुड़ नहीं पाता क्योंकि वह अनुभव केवल लेखक क्या होता है। सातवां हमारा निष्कर्ष है, जो पूरा चैप्टर का समरी होता है, एक ही बार में वो बताया गया है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे ही संबंधित कॉलेज से संबंधित और भी वीडियोस आएंगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी करना और अपने सारे दोस्तों को भेज देना, ठीक है। तो हम निष्कर्ष समझते हैं। अभिव्यक्तिवादी दृष्टिकोण साहित्य की आत्मा की खोज करता है। यह दृष्टिकोण मानता है कि साहित्य लेखक के भीतर की दुनिया का चित्रण है। इसमें कल्पना, भाव, संवेदना और आत्मा की पुकार होती है। हालांकि इसमें कुछ सीमाएं भी हैं, लेकिन आज भी ये दृष्टिकोण काव्य, विशेषकर प्रगीतमक कविता और संवेगिक साहित्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, साहित्य और समाज के पारस्परिक संबंध पर विचार कीजिए। तो इसमें भी हम पहले भूमिका और प्रस्तावना पढ़ेंगे। साहित्य और समाज दोनों का आपस में गहरा और अटूट संबंध है। साहित्य समाज का दर्पण मतलब मिरर कहा जाता है, क्योंकि साहित्य समाज की स्थिति, विचारधारा, संस्कृति, समस्याओं और परिवर्तन को अपने भीतर समाहित करता है। दूसरी ओर समाज भी साहित्य को दिशा और सामग्री देता है। इसलिए कहा जाता है कि साहित्य समाज से पैदा होता है और समाज को दिशा देता है। और अगर आपको ये लैंग्वेज कठिन लग रही हो, वैसे तो मैंने इजी लैंग्वेज में नोट्स दिए हैं, और अगर कठिन लग रही है तो अपने तरीके से आप समझ के इसको पेपर में आराम से लिख सकते हैं। अपने तरीके से बना के भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका जो पेपर लेने वाले होंगे या पेपर चेक करने वाले, वो कोई काटेंगे नहीं नंबर, अगर आपकी लैंग्वेज सही रही तो इसी को बना के लिख सकते हैं। फिर इसके बाद जो हमारा आता है, साहित्य क्या है। साहित्य क्या होता है ये पूछा गया। तो साहित्य वह है जो मनुष्य के अनुभवों, भावनाओं, विचारों, कल्पनाओं और समाज के यथार्थ को रचनात्मक भाषा में प्रस्तुत करता है। यह कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध आदि किसी भी रूप में हो सकता है। फिर तीसरा जो हमारा पूछा, समाज क्या है। समाज क्या है, सोसाइटी क्या है मतलब। फिर समाज विभिन्न व्यक्तियों, समूहों, परंपराओं, संस्कृतियों और संस्थाओं का वह संगठित रूप है जिसमें लोग एक दूसरे के साथ संबंध रखते हैं और एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। फिर पूछा है हमारा, साहित्य और समाज के पारस्परिक संबंध। तो पहले हमारा साहित्य समाज का चित्रण करता है। साहित्य में समाज की बोलचाल, रहन सहन, संस्कृति, मूल्य, जाति, वर्ग, धर्म, राजनीति आदि का चित्र मिलता है। जैसे प्रेमचंद के उपन्यास में ग्रामीण भारत और किसान जीवन का यथार्थ चित्रण है। मुंशी प्रेमचंद की कहानी पूस की रात में एक गरीब किसान का जीवन समाज के सच को दर्शाता है। खा जो है हमारा, समाज साहित्य को सामग्री देता है। लेखक अपनी रचना के लिए विषय, पात्र, घटनाएं और भावनाएं समाज से ही लेता है। अगर समाज में गरीबी, शोषण, अन्याय है तो वह साहित्य में भी दिखेगा। गा जो है हमारा, साहित्य समाज को दिशा देता है। साहित्य समाज को दिशा देता है। साहित्य केवल समाज का चित्रण ही नहीं करता, बल्कि वह समाज को सोचने, बदलने और जागरूक होने की प्रेरणा भी देता है। भक्ति काल का साहित्य समाज में भक्ति और भेदभाव मिटाने का संदेश देता है। तो समझ रहे होंगे क्या क्या है ये। फिर प्रगतिवादी साहित्य ने श्रमिक को, किसानों, स्त्रियों के अधिकारों की बात की है। समाज की समस्याओं को उजागर करता है। साहित्य समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, अन्याय, पखंड, भेदभाव, जातिवाद, स्त्री दमन आदि समस्याओं को उजागर करता है और पाठ को
को सोचने पर मजबूर करता है। समाज और साहित्य को ऐतिहासिक संबंध। हर युग का साहित्य उस युग के समाज की तस्वीर होता है। भक्ति काल में समाज में धार्मिक भेदभाव था, इसलिए कबीर, तुलसी, सूरदास जी ने आदि ने धर्म के वास्तविक स्वरूप पर जोर दिया। जो कबीरदास थे, तुलसीदास थे और सूरदास थे, इन्होंने धर्म के वास्तविक स्वरूप पर जोर दिया। आधुनिक युग में औद्योगिकरण, शहरीकरण, अकेलापन, बेरोजगारी आदि को साहित्य में दिखाया गया। पांचवा है जो हमारा साहित्यकार की भूमिका। साहित्यकार समाज का सहज प्रहारी होता है। वह देखता है, अनुभव करता है और उसे अपनी रचना में डालता है। वह समाज की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों को दिखाता है। वह समाज को नया दृष्टिकोण, सोच और चेतना देने का काम करता है। उदाहरण में क्या आ जाता है? पहले प्रेमचंद का उदाहरण है। उनके साहित्य में किसान, मजदूर, स्त्रियों, दलित समाज सभी समाज के असली चेहरे हैं। उन्होंने सामाजिक सुधार और मानवता को प्राथमिक दी। फिर दूसरा जो है हमारा महादेवी वर्मा, उनकी कविताओं में स्त्री के अंतमरण, पीड़ा और सामाजिक सीमाओं का चित्रण मिलता है। तीसरा है मुक्तिबोध। उन्होंने समाज में फैले राजनीतिक अन्याय, बौद्धिक पतन और आत्मसंघर्ष को कविता में व्यक्त किया। फिर से हमारा इस चैप्टर का निष्कर्ष निकलता है, साहित्य और समाज का संबंध मछली और पानी जैसा है। ये लिख के आना, बहुत प्रेजेंटेशन में अच्छा प्रभाव पड़ेगा पेपर चेक करने वाले पे। साहित्य और समाज का संबंध मछली और पानी जैसा है, ठीक है। समाज साहित्य को जन्म देता है, साहित्य समाज को दिशा देता है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। एक स्वस्थ समाज के लिए अच्छा साहित्य जरूरी है और अच्छा साहित्य हमेशा समाज से ही प्रेरणा लेता है। इसलिए कहा जाता है, साहित्य समाज का दर्पण ही नहीं, समाज का निर्माता भी है। मतलब साहित्य एक मिरर ही नहीं है, मतलब शीशा ही नहीं है, दर्पण ही नहीं है, वो निर्माण करता है, उसको मतलब उसको आगे बढ़ाता है। तो इसका मतलब ये है। फिर जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, रस की परिभाषा देकर रसों का सुधारण विवेचना कीजिए। तो फिर इससे क्या है, रस की परिभाषा एवं रसों का उदाहरण विवेचन, ठीक है। आंसर है रस की परिभाषा एवं रसों का उदाहरण विवेचन। रस की परिभाषा, साहित्य में रस का अर्थ है वह भावात्मक आनंद या अनुभूति जो काव्य या साहित्य के पाठ या अनुभव से मन में उत्पन्न होता है। ये भाव है जो पाठक या श्रोता के हृदय को स्पर्श करता है और उसे आनंदित करता है। भारतीय साहित्य शास्त्र के अनुसार, खासकर भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में रस को काव्य की आत्मा माना गया है। मतलब जो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र थे उसमें रस को काव्य का आत्मा माना गया है। उन्होंने बताया है कि साहित्य का उद्देश्य यही है कि वह मन में रस की अनुभूति उत्पन्न करे। रस के प्रकार, नाट्यक्रम के अनुसार कुल 9 रस हैं। देखो, इस 9 रस को आपको रट के जाना पड़ेगा, इसके बिना नहीं आपको याद हो। इसमें से कोई से ऐसे 2 दिए जाएंगे रस जो इसमें से आपको पूछा जाएगा। तो पहला जो है हमारा श्रृंगार रस, जिसे प्रेम रस कहा जाता है। हास्य रस मतलब हंसी का रस। करुण रस, दया या दुख का रस। रौद्र रस, क्रोध का रस। वीर रस, सहज शौर्य का रस। भयानक रस, भय का रस। भीवत्य रस, घृणा का रस। अद्भुत रस, आश्चर्य का रस। शांत रस, शांति और मोक्ष का रस। फिर है रसों का उदाहरण और विवेचना। श्रृंगार रस, प्रेम रस जिसे कहा जाता है। अर्थ है इसका,
श्रृंगार रस प्रेम, सौंदर्य, अनुराग और आकर्षण की अनुभूति कराता है। यह रस मानव जीवन की सबसे मधुर और कोमल भावना का चित्रण करता है। उदाहरण कबीरदास की एक दोहा जो है हमारा कबीरदास का एक दोहा, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोदे मोही, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तो ही। ठीक है। फिर विवेचना है, यह दोहा प्रेम की तुलना में तो नहीं है, लेकिन इसका भावात्मक स्तर श्रृंगार रस की तरह ही गहरा है। कबीरदास यहाँ धरती, माटी और कुम्हार, मिट्टी बनाने वाला के प्रेम और संबंध की बात करते हैं। श्रृंगार रस में प्रेम और अनुराग का भाव होता है जो इस दोहे में छिपा है। फिर हमारा दूसरा क्या रस होता है? करुण रस, जो दया और दुख का रस होता है। इसका अर्थ भी समझते हैं। करुण रस दुख, पीड़ा, दया और करुणा की अनुभूति दिलाता है। यह रस तब उत्पन्न होता है जब साहित्य में किसी के कष्ट, शोक या हानि का वर्णन किया जाता है। अब उदाहरण दिया गया है महाकवि कालिदास जी ने कि मेघदूत से एक अंश था। महाकवि कालिदास ने मेघदूत के एक अंश से दोहा दिया है। उदाहरण अविरल अक्षुधरा बहती थी, यथावथ श्रमित मुखरते हुए। विवेचना की गई है इसकी। यहाँ मेघदूत के दुख और विरह की छवि को दर्शाया गया है। इस पंक्ति से पाठक के मन में करुणा रस उत्पन्न होता है, क्योंकि प्रेमी की पीड़ा और विरह की वेदना हृदय को छू जाती है। तीसरा हमारा वीर रस, जिसे हम सहस रस कहते हैं। इसका अर्थ क्या है? वीर रस सहस, शौर्य, उत्साह और विजय की भावना उत्पन्न करता है। यह रस युद्ध, संघर्ष और वीरता की कहानियों में प्रबल रूप से प्रकट होता है। इसका उदाहरण है, किसने दिया है? सूर्यकांत त्रिपाठी। किससे दिया है? निराला की कविता से, सरफरोशी की तमन्ना के एक पाठ में से। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। विवेचना की गई है इसकी। यह पंक्ति वीर रस का उस उत्कृष्ट उदाहरण है। यहाँ देशभक्ति, साहस और बलिदान की भावना प्रबल है, जो पाठक के मन में वीर रस उत्पन्न करती है। यह आपने जो दोहा है, उदाहरण सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू है कातिल में है। ये आपने बहुत बार सुना होगा। जब भी कभी हम किसी से युद्ध करते हैं, किसी से लड़ाई करते हैं, किसी के सामने युद्ध के लिए ललकारते हैं, तो ये वाला दोहा बोला जाता है। ठीक है। फिर हमारा जो चौथा है हास्य रस। यह हास्य रस हंसी का रस होता है। हास्य रस हंसी, आनंद, व्यंग और मजाक की भावना उत्पन्न करता है। उदाहरण हरिवंश राय बच्चन की हास्य कविता में से झूमर में से लिया है। हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं, जो पहले जो कवि थे, उन्होंने कविता लिखी थी झूमर, उसमें से दिया है। झूमर के नीचे बैठी छड़ी को घुमाए, चाचा हंस हंस के फूली न समाई। ठीक है। इसका विवेचना ये है, यह हास्य रस का सरल और प्रभावशाली उदाहरण है, जहाँ हास्यपूर्ण स्थिति के कारण पाठक को आनंद और हंसी मिलती है। फिर पांचवा रस नहीं दिया शायद से, ये 4 रस इम्पोर्टेंट थे, तो इस वजह से 4 रस हमने दिए हैं। फिर निष्कर्ष इसका भी निकलता है हमारे। और ये जो मैंने आपको और रस इस वजह से नहीं दिए हैं क्योंकि और रस आते नहीं हैं ज़्यादा, पर भी आपको अगर उस रसों का बारे में पता करना हो तो उनकी उसमें लिखा हुआ है। ये जो लिखा है इसमें डेफिनेशन देखो, जैसे मैंने अभी हास्य रस बता दिया, करुण रस बताया,
रौद्र रस नहीं बताया, तो क्रोध का रस मतलब जिसमें क्रोधित होने वाला है, उसमें क्या होगा, क्रोध, हमें किसी से अच्छे से बात ना करेंगे, ये ऐसे हो गया। भयानक रस मतलब भय का रस, हमें डर है किसी चीज़ का तो वो। भयभक्ता रस मतलब घृणा का रस, हम किसी से घृणा करते हैं उसका रस। अद्भुत अद्भुत रस, आश्चर्य का रस। शांत रस मतलब शांति और मोक्ष का रस, मतलब शांति, पीसफुल, ये सब का रस जो होता है उसे शांति रस कहते हैं। और जो मैंने बताए ये तीनों, ये श्रृंगार रस, करुण रस, वीर रस और हास्य रस, ये इम्पोर्टेंट है, इसे तो करके ही जाना है। वो और कोई करो या ना करो पर ये करके जाना है, इस वजह से ये 4 रस बताया। निष्कर्ष क्या है इसका, रस साहित्य का आधार है। रस जो है हमारे साहित्य का आधार है। हर उस रस पाठक को अलग अलग भावों में आनंदित करता है। श्रृंगार रस प्रेम और सौंदर्य का अनुभव देता है। क्या देता है? श्रृंगार रस प्रेम और सौंदर्य का अनुभव देता है। करुण रस मन को दया और करुणा से भर देता है। वीर रस साहस और शक्ति की अनुभूति कराता है। हास्य रस मन को हंसी और प्रसन्नता देता है। साहित्य के पूर्णता इन रसों के संतुलित संयोगों से होती है। इस प्रकार रस की अनुभूति साहित्य को जीवंत, सतर्क और मनमोहक बनाती है। इससे हमारा ये तीसरा क्वेश्चन ख़त्म होता है। अब जो हमारा ये वाला क्वेश्चन है, शब्द शक्ति का परिचय देते हुए व्यंजन। शब्द शक्ति का साधारण विवेचन कीजिए। उत्तर स्टार्ट होता है हमारा, शब्द शक्ति का परिचय। शब्द शक्ति का अर्थ है शब्दों की वह क्षमता या ताकत जिससे वह अपने अर्थ और भावों को प्रभावशाली ढंग से प्रकट कर सके। जब हम किसी शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसका उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं होता, बल्कि वह शब्द अपने साथ एक भाव, एक छवि और एक अनुभव भी लेकर आता है। शब्द शक्ति वह गुण है जो किसी शब्द को प्रभावशाली, सौंदर्य और अर्थपूर्ण बनाता है। यह शक्ति भाषा की वह ऊर्जा है जो पाठक या श्रोता के मन में गहरा प्रभाव डालती है। व्यंजन शब्द शक्ति का परिचय। व्यंजन शब्द शक्ति की एक महत्वपूर्ण श्रेणी है जिसमें शब्द अपने स्पष्ट अर्थ से बढ़कर गहरे, सूक्ष्म और परोक्ष भावों को प्रकट करते हैं। व्यंजन का मतलब होता है संकेत या अर्थ का छुपा हुआ पक्ष। जब शब्द सीधे अर्थ से हटकर किसी गहरे भाव या विचार को अभिव्यक्त करता है तब उसे व्यंजन शब्द शक्ति कहते हैं। उदाहरण के लिए, सांप शब्द केवल एक जीव को नहीं दर्शाता बल्कि वह भय, धोखा, छल या खतरे का भी प्रतीक हो सकता है। इसी प्रकार धूप शब्द केवल सूर्य की किरणें नहीं बल्कि तपिश, परिश्रम या कठिनाइयाँ भी दर्शा सकता है। व्यंजन शब्द शक्ति के उदाहरण और विवेचना। तो उदाहरण हमारा सांप, स्पष्ट अर्थ है इसका, एक जहरीला प्राणी जो डंक मार सकता है। व्यंजन अर्थ, इसका अर्थ बताया जाए धोखा, चालाकी, भय और छल। विवेचना है इसकी, जब कोई व्यक्ति कहता है वह तो सांप की तरह है तो वह सीधे सांप के जीव के बारे में नहीं बोल रहा बल्कि उस व्यक्ति की चालाकी या धोखाधड़ी को दर्शा रहा है। यहाँ सांप शब्द अपनी मूल सीमा से बढ़कर एक नकारात्मक भाव प्रकट कर रहा है। नकारात्मक भाव का मतलब है नेगेटिविटी प्रकट कर रहा है। यह व्यंजन शब्द शक्ति का उदाहरण है क्योंकि शब्द में छिपा हुआ अर्थ पाठक या श्रोता को महसूस होता है। उदाहरण क्या है इसका? धूप। दूसरा उदाहरण मतलब पहला उदाहरण हमने सांप पढ़ा, दूसरा उदाहरण धूप। स्पष्ट अर्थ है सूरज की गर्म किरणें। व्यंजन अर्थ कठिनाइयाँ, तपस्या, संघर्ष। विवेचना, कवि जब कहता है धूप में चलना कठिन है तो वह केवल सूरज की गर्मी की बात नहीं करता बल्कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों, संघर्षों
का भी संकेत देता है। यहाँ धूप शब्द ने एक गहरा प्रतीकात्मक अर्थ ले लिया है। वह व्यंजन शब्द शक्ति का अर्थ का सुंदर उदाहरण है जो सामान्य शब्द को अधिक प्रभावशाली बनाता है। शब्द शक्ति और व्यंजन शब्द शक्ति का महत्व। शब्द शक्ति साहित्य को जीवंत बनाती है। जब शब्द अपने भावपूर्ण अर्थों से पाठक को छूते हैं तो साहित्य का प्रभाव बढ़ता है। व्यंजन शब्द शक्ति शब्दों को सामान्य से ऊपर उठाकर उसमें गहराइयाँ और विस्तार देती है। यह साहित्य का अर्थपूर्ण, सूक्ष्म और बहुआयामी बनाती है। अच्छे कवि और लेखक शब्द शक्ति का प्रयोग कर अपने भावों को अधिक प्रभावी और मनोहर तरीके से प्रस्तुत करते हैं। निष्कर्ष इसका है हमारा इस क्वेश्चन का निष्कर्ष है हमारा, शब्द शक्ति वह ताकत है जो शब्दों को जीवंत और प्रभावशाली बनाती है। व्यंजन शब्द शक्ति शब्दों के भावपूर्ण, गहरे और प्रतीकात्मक अर्थ को दर्शाती है। दोनों का उपयोग साहित्य को सुंदर, अर्थपूर्ण और भावों को बनाता है। यही कारण है कि साहित्य में शब्द शक्ति और व्यंजन शब्द शक्ति का ज्ञान आवश्यक है। फिर जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट लास्ट क्वेश्चन, काव्य का भीम और प्रतीक का महत्व स्पष्ट कीजिए। इसकी पहले भूमिका समझ लेते हैं। काव्य की भाषा सामान्य भाषा से भिन्न होती है। इसमें भावों, अनुभवों और विचारों को सुंदरता और गहराई से प्रस्तुत करने के लिए विशेष उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। भीम और प्रतीक काव्य की ऐसी ही महत्वपूर्ण भाषा शैली के उपकरण हैं जो काव्य को अधिक प्रभावशाली, सुंदर और अर्थपूर्ण बनाते हैं। फिर हम समझते हैं भीम क्या है। भीम का अर्थ है वह चित्र या रूप जो कवि अपने शब्दों के माध्यम से मन में बनाता है। यह एक ऐसा मानसिक दृश्य होता है जो पढ़ने या सुनने वाले के मन में उत्पन्न होता है। काव्य में भीम का प्रयोग कवि की कल्पना और भावों को प्रकट करने के लिए होता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई कवि कहता है, चांद की चांदनी जैसे बिखरी हो सरिता पर, यहाँ चांदनी का भीम पानी की सतह पर फैली उजली रोशनी के रूप में मन में बनाता है। प्रतीक क्या है? प्रतीक एक विशेष प्रकार का भीम होता है जो किसी वस्तु, विचार या भावना का प्रतिनिधित्व करता है। यह केवल दृश्य नहीं बल्कि किसी गहरे या छिपे हुए अर्थ को भी दर्शाता है। प्रतीक का कार्य काव्य में किसी जटिल या अमूर्त भाव को सरल और प्रभावी तरीके से प्रकट करने हैं। उदाहरण के लिए, कमल शुद्धता, सुंदरता और अध्यात्म का प्रतीक है। सांप धोखा या खतरे का प्रतीक हो सकता है। शंख विजय और शक्ति का प्रतीक होता है। भीम और प्रतीक का महत्वपूर्ण भावों की स्पष्टता और गहराइयाँ। भीम और प्रतीक से कवि अपनी भावनाओं को स्पष्ट और गहरा बना पाता है। वह सीधे शब्दों से व्यक्त नहीं हो सकते, पर भीमों और प्रतीकों के माध्यम से उनका सुंदर और प्रभावशाली चित्र बनाता है। कल्पना को बढ़ावा। भीम और प्रतीक पाठक की कल्पना को सक्रिय करते हैं। वह पाठक के मन में चित्र बनाते हैं जिससे कविता का अनुभव जीवंत और आनंददायक हो जाता है। अमूर्त भावों का साक्षात अनुभव। प्रतीक अमूर्त और जटिल विचारों को सीधे समझने योग्य बनाता है, जैसे प्रेम, स्वतंत्रता, शांति जैसे भावों को कमल, परिंदे, शंख आदि प्रतीकों से आसानी से समझा जा सकता है। काव्य की सुंदरता और अर्थव्यवस्था। भीम और प्रतीक कविता को सुंदरता,
देते हैं और उसके अर्थ को गहरा करते हैं। इससे कविता अधिक प्रभावशाली, सूक्ष्म और मनोहारी बनती है। संस्कृति और सामाजिक संदर्भ। प्रतीक अक्सर किसी विशेष संस्कृति या समाज के प्रतीक होती है। यह कविता को उस संस्कृति से जोड़ता है और पाठक को संस्कृति अनुभव भी देता है। उदाहरण, भीम का उदाहरण जयशंकर प्रसाद की कविता से। जयशंकर प्रसाद की कविता से ये उदाहरण दिया गया है भीम का। पालस के फूल जैसे लाल ज्वाला जल रही हो। यहाँ पालस के फूल का भीम लाल रंग की आग जैसा है, जो कविता में भावनाओं की तीव्रता को दर्शाता है। प्रतीक का उदाहरण रामधारी सिंह दिनकर की कविता से है। प्रतीक का जो उदाहरण है वो रामधारी सिंह दिनकर से है। देखो, मैं इस वजह से इनको रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये मेन होते हैं उदाहरण। सब उदाहरण लिख के आएंगे तो आपका जो पेपर प्रेजेंटेशन है वो अच्छा होगा, इस वजह से बताया रहा हूँ। फिर उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर की कविता से जो है, कमल का प्रतीक शुद्धता और अध्यात्म को दर्शाता है। दिनकर ने इसे भारतीय संस्कृत और आध्यात्मिक के प्रतीक के रूप में उपयोग किया है। निष्कर्ष निकलता है इसका, काव्य में भीम और प्रतीक अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह कवि को अपनी भावनाओं को सुंदर, गहन और प्रभावशाली रूप में प्रकट करने का माध्यम देता है। भीम और प्रतीक के बिना कविता सूखी और उबाऊ हो सकती है, पर इनके माध्यम से कविता में जीवन, रंग और अर्थ का संचार होता है। इसलिए कहा जा सकता है भीम और प्रतीक काव्य के हृदय की धड़कन है। एक और हमारा क्वेश्चन आता है, काव्य में छंद अथवा लय की भूमिका स्पष्ट कीजिए। काव्य में छंद अथवा लय की भूमिका। उत्तर यहाँ से चालू होता है। काव्य केवल शब्दों का समूह नहीं होता, बल्कि वह भावों, अनुभूतियों और कल्पनाओं की अभिव्यक्ति का सौंदर्यपूर्ण माध्यम होता है। काव्य की सुंदरता और प्रभाव बढ़ाने में छंद और लय की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। आइए समझते हैं कि काव्य में छंद अथवा लय क्यों आवश्यक हैं और उनका क्या महत्व है। छंद क्या है? छंद वह निश्चित मात्राओं या शब्दों का क्रम होता है जिसके अनुसार कविता के शब्द व्यवस्थित होते हैं। यह काव्य की ताल और मात्रा निर्धारित करता है। छंद के नियमों के पालन से कविता में एक प्रकार की संगीत और समरसता आती है। लय क्या है? लय वह संगीतात्मक गति है जो शब्दों और मात्राओं के निश्चित अनुक्रम से उत्पन्न होती है। लय कविता को एक संगीतात्मक स्वरूप देती है जिससे वह सुनने में मधुर और आकर्षक लगती है। काव्य में छंद और लय की भूमिका। काव्य को सौंदर्य प्रदान करना। छंद और, यहाँ कट रखा है थोड़ा सा, कोई बात नहीं। छंद और लय काव्य की भाषा, छंद लिखा हुआ है, छंद और लय काव्य की भाषा को मधुर, सुंदर और आकर्षण बनाते हैं। इनके बिना कविता कठोर और असीमित लगती है। छंदों के नियमित पठन से कविता में एक लयबद्ध संगीत पैदा होता है जो पाठक या श्रोता को आनंदित करता है। दूसरा, भावों का प्रभावी संचार। लय और छंद भावों को अधिक प्रभावशाली और गहरा बनाते हैं। कविता के शब्दों, यहाँ कविता लिख रखा है, कविता के शब्दों में ताल और लय होने से भाव मन में बेहतर तरीके से उतरते हैं। इससे पाठक या श्रोता भाव विभोर हो जाता है। काव्य की स्मरणीयता बढ़ना। लय बुद्ध छंदों वाली कविता आसानी से याद रह जाती है। यही कारण है कि भजन, गीत और दोहे हमारे समाज में लोकप्रिय हैं। लोग ये लय के कारण ऐसी कविताएं बार बार सुनना
या पढ़ना चाहते हैं। काव्य को संगीतात्मक बनाना, छंद और लय कविता को संगीत का रूप देते हैं। ये संगीतात्मक कविता को पढ़ने या सुनने के अनुभव को सुखद और मनोरंजक बनाती है। कवि की कला का परिचय, छंद और लय की सही और प्रभावी प्रयोग से कवि की कलात्मक और शिल्प कौशल का परिचय होता है। यह दिखाता है कि कवि ने भाषा और भावों को संतुलित तरीके से प्रस्तुत किया है। निष्कर्ष ये है हमारा इस क्वेश्चन का, काव्य में छंद और लय की भूमिका अतुलनीय है। ये काव्य को न केवल सौंदर्य और संगीत प्रदान करते हैं, बल्कि भावों को अधिक प्रभावी और मनोहारी भी बनाते हैं। बिना छंद और लय के काव्य अपूर्ण और अप्रभावी लगते हैं, इसलिए छंद और लय काव्य की आत्मा और जीवन कहलाते हैं। टिप्पणी लिखिए, बस ये लास्ट क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, इसके अलावा कोई सा क्वेश्चन नहीं रहेगा। और अच्छी वीडियो है, आप सभी के लिए बहुत बेनिफिट वीडियो है ये। इसके अलावा क्वेश्चन आएंगे नहीं, इन्हीं में से आएंगे। और कमेंट में लिख देना आपको और कौन कौन सी वीडियो चाहिए, और सब्सक्राइब इस चैनल को कर लेना, क्योंकि ऐसी ही वीडियो हर वक्त आपको मिलती रहेगी। और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना। तो हमें टिप्पणियाँ लिखनी है, किस पे लिखनी है? अनुप्रास और पुनरुक्ति अलंकार पे, फैंटेसी पे, मिथक और साहित्य के प्रयोजन। तो मैं बता देता हूँ, इनमें से कोई 2 आती हैं टिप्पणियाँ लिखने के लिए, तभी मैं 4 बता देता हूँ, चारों का बता देता हूँ। इनमें से कोई सी भी आएगी तो आपको पता चल जाएगा। तो अनुप्रास और पुनरुक्ति अलंकार पर टिप्पणी। अनुप्रास अलंकार वह अलंकार है जिसमें एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, जिससे कविता या गद्य में मधुरता, लय और संगीतात्मक आती है। यह ध्वन्य सौंदर्य उत्पन्न करता है, ध्वन्यात्मक सौंदर्य उत्पन्न करता है। उदाहरण, चंचल चपल चमक चतुरी, इसमें चाका वर्ण की पूर्णवर्ती है। पूर्णवर्ती प्रकाश अलंकार में किसी शब्द या शब्द समूह की पूर्णवर्ती होती है, जिससे विशेष अर्थ ये बल प्रकट होता है। उदाहरण, जीवन जीवन है, मरण मरण है। यहाँ जीवन और मरण शब्द 2 बार प्रयोग होकर अर्थ को बल दे रहे हैं। दोनों अलंकार शब्दों की सजावट और भावों की सुंदरता बढ़ाने में सहायक होते हैं। फैंटेसी पर टिप्पणी। फैंटेसी साहित्य का एक रूप है जिसमें कल्पनाओं की दुनिया को सृजित किया जाता है। ऐसी दुनिया जो वास्तविक नहीं होती, परंतु पाठकों को आकर्षित और रोमांचित करती है। फैंटेसी में जादू अर्थात प्राणी, अकल्पनीय घटनाएं और अवस्थित स्थितियों होती हैं। उदाहरण है हैरी पॉटर सीरीज, J.K. रोलिंग, चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री। फैंटेसी का उद्देश्य होता है मनोरंजन, काल्पनिक शक्ति का विकास और वास्तविकता से कुछ समय के लिए मुक्ति देना। आज का युवा वर्ग विशेष रूप से फैंटेसी से आकर्षित होता है। ठीक है। तीसरा है मिथ पर टिप्पणी। मिथ वह पारंपरिक या प्राचीन कथाएं होती हैं जो समाज की मान्यताओं, धर्म, संस्कृति और आदर्शों को दर्शाती है। इनमें देवता, असुर, महापुरुष और लोक विश्वास जुड़े होते हैं। यदि यह ऐतिहासिक प्रमाणों पर आधारित नहीं होती, फिर भी समाज में इनका गहरा प्रभाव होता है। उदाहरण, समुद्र मंथन, गंगा का पृथ्वी पर अवतरण, रामायण, महाभारत की कई कथाएं। मिथक का साहित्य में उपयोग प्रतीकों और गहरे अर्थों को प्रकट करने के लिए
किया जाता है। समकालीन रचनाकार भी मिथकों का पूर्ण पाठ करके उन्हें नए अर्थों में प्रस्तुत करते हैं। चौथा हमारा जो चौथा और लास्ट सबसे, और इसके बाद सेशन ख़त्म होता है, इस वीडियो को लास्ट करेंगे। तो चौथा है हमारा साहित्य और प्रयोजन पर टिप्पणी। साहित्य का प्रयोजन केवल मनोरंजन नहीं बल्कि समाज को दिशा देना, जीवन मूल्य को समझाना, अनुभवों को अभिव्यक्ति और संवेदना का विस्तार करना भी होता है। साहित्य समाज का दर्पण है, वह उसकी अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, संघर्ष और परिवर्तन को दर्शाता है। मुख्य प्रयोजन मनोरंजन, शिक्षा एवं जागरूकता, मानवता और करुणा का विस्तार, संस्कृति और परंपरा का संरक्षण, सामाजिक सुधार। निराला, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा जैसे साहित्यकारों ने साहित्य के माध्यम से समाज में चेतना का संचार दिया है, मतलब कुछ सीखें दी हैं। इन तीनों जो भी हैं, निराला, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा जैसे लोगों ने, जैसे लेखकों ने, इन्होंने अच्छी अच्छी सीखें दी हैं अपने कविता से, तो वो बताया गया है। तो साहित्य का प्रयोजन पर टिप्पणी भी हमने कर लिया है। और इसी के बाद हमारा ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो है वो ख़त्म भी होती है। और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखना, और इस चैनल को सब्सक्राइब, लास्ट बार कह रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लेना और अपने सारे दोस्तों से शेयर कर देना इस वीडियो को, जो उनकी भी हेल्प हो जाए, और लाइक ज़रूर करना। इसी के बाद थैंक यू सो मच, आप इतनी देर तक बने रहें इस वीडियो पे, इस चैनल पर। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।